आप लोगों को स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि मोस्टली एस्पायरेंट इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी को बहुत इजी सब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं और उनको ये आइडिया नहीं होता कि इनको इन दोनों सब्जेक्ट्स में किस तरह हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको एक आइडिया दूं ओवरऑल हमारे सीएसएस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सब आप सबको बेसिकली पता है, बट इफ आई जस्ट रेनफोर्स इट अगेन, तो आपके पास जो कंपलसरी के सब्जेक्ट्स हैं और आपके जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कंपलसरी में मोस्टली स्टूडेंट्स फोकस करते हैं इंग्लिश पर। इसके ऊपर हम देखेंगे डिटेल इन टुमारोज लेक्चर। लेकिन नॉलेज के सब्जेक्ट्स कहते हैं, सबसे पहले जीएसए है, फिर उसमें करंट अफेयर्स है और पाकिस्तान अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है इसमें इस्लामियात। अगर हम इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जीएसए जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक वाहिद सब्जेक्ट है इन 6 सब्जेक्ट्स में से जो कि आपको इजीली 80+ स्कोर जो है वो दे देता है। दूसरी साइड पे इस्लामियात एक ऐसा सिक्योर सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अपनी एफर्ट इसमें थोड़ी सी ज्यादा पुट इन करें तो यू कैन इजीली स्कोर 60+ मार्क्स। तो अगर आप इसमें देख लें कि अगर आपके 80 और 60 इन दोनों सब्जेक्ट्स में है, यू विल गेट 140। करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स में कम्युलेटिव अगर आपके 100 है, समटाइम्स आपका करंट अफेयर अच्छा सब टारगेटेड होते हैं, तो इसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपका जो है वो अब इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पास होने के बाद आपको करंट अफेयर में 40 मार्क्स इंडिविजुअली चाहिए, पाक अफेयर में इंडिविजुअली चाहिए और जीएसए में इंडिविजुअली चाहिए, तो फिर ये आपके पास कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, सीएसएस में ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लब हैं। ठीक है। अब इसमें ओवरऑल आपको 120+ मार्क्स चाहिए। तो अगर हम इसमें 100 ये वाले सीए और पीए के ऐड करें, और ऐसे पैसे में मैं ज़्यादा नंबर ऐड नहीं करूंगा इसमें, अगर आप सिंपल 80 लें बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड टू पास द एग्जाम, 40-40 ईच। तो अगर आप इसमें 80 मार्क्स ऐड कर लें तो आपका 320 जो है वो मिनिमम स्कोर इसके अंदर बन जाता है। अब 320 स्कोर अगर इसमें मिनिमम आपका आए और उधर से 350 या 400 तक अगर आप स्कोर ले जाएं, तो आपका एक अच्छा स्कोर कंसीडर होता है आपके सीएसएस में। तो अगर आप देखिए कि इसमें 80 और 60 अगर आपका नहीं आता, तो फिर आप 320 की रेस से आ जाएंगे 280 की रेस पे। और फिर 280 की रेस में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लें, आप 350 ले लें, 400 ले लें, तब भी आप टॉप की लीग में शामिल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि जी इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि इस्लामियात का पेपर जो आता है उसका क्या सिलेबस है, पहले हम वो देखेंगे। उसमें आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह फोकस करना है विद दिस लिमिटेड टाइम। कोई इसमें मुश्किल चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो चीज़ें मैंने फोकस की थी, क्योंकि इस्लामियात मेरा एक वीक सब्जेक्ट रहा है, मुझे याद नहीं होती थी चीज़ें, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है। तो किस तरीके से इसको मैंने कवर किया वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं इसका सिलेबस, जो कि आप सबके सामने भी है, आप लोगों ने इसको तैयार भी किया हुआ है, इसको कवर भी किया हुआ है। अब इसमें कुछ आपके आंसर्स, कौन सा सोर्स हो गया, तो मैंने जो सोर्स फॉलो किया था वो था करीमदाद चुगताई की बुक थी। ठीक है। और वो बहुत अच्छी बुक थी, बहुत एक डिटेल बुक है जिसको मैंने फॉलो किया, लेकिन मैंने उसको सारा रीड नहीं किया। मैं उसको बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें फोकस उस पर फोकस किया था और आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है। कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखें जो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। अब इसमें आपने हर चीज़ नहीं करनी, इसमें आप जो इस्लामिक बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम, उसको आप करें फोकस। ठीक है। इस पे आपका ज्यादा जो है वो फोकस होना चाहिए। अभी हम पेपर के एनालिसिस में भी करेंगे। फिर स्टडी ऑफ सीरा ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें आपने सारे टॉपिक्स पे जो है वो इक्वली फोकस करना है। ह्यूमन राइट्स में भी ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन,
और स्टेटस ऑफ वुमेन, दोनों एक ही चीज है, यानी इसमें दो टॉपिक्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं और स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम है। इन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन में अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने इसको जो है वो इसको स्किप कर दिया था। ठीक है। अब इसमें आप, अच्छा इसको सारा का नहीं बल्कि इन दो चीजों को स्किप किया था, करेक्टराइजेशन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, जिसमें तौहीद है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन है, डिग्निटी ऑफ मैन, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, मॉरल वैल्यूज, टॉलरेंस एंड लॉ। अब इसको मैंने एक ही चीज में क्लब कर दिया था और इन सब की एक ही जेनेरिक हेडिंग्स बनाई थी। इन सब की मैंने बनाई थी कि भाई अगर तौहीद आएगा तो उसके आपने बताने होते हैं ना, तौहीद पे अगर कोई क्वेश्चन हम देखेंगे, ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन पे है, डिग्निटी ऑफ मैन पे है, तो उसके आपने इम्पैक्ट्स बताने हैं, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, स्पिरिचुअल क्या है, फिर उसके बाद मॉरल इम्पैक्ट्स क्या है। तो मैंने इन सारे इम्पैक्ट्स के लिए सोशल, स्पिरिचुअल और मॉरल, मोस्टली यही होते हैं, इन पे मैंने जो है वो निमोनिक्स इसको, यानी इनके एक कोड मैंने बना लिया था इसका, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें मैंने एक्सप्लेन करना हो, इम्पैक्ट सोशल हो जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, मॉरल हो जाए, तो मैं एक ही तरीके से, यानी एक ही कीवर्ड्स मैंने बना लिए थे जो कि सोशल के ऊपर भी वो हो सकते हैं एप्लीकेबल, स्पिरिचुअल के भी ऊपर हो सकते हैं और मॉरल के भी ऊपर हो सकते हैं। तो ये करेक्टराइजेशन ऑफ इस्लाम बहुत इजी टॉपिक है, स्टूडेंट्स इसको बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं। करेक्टराइजेशन ऑफ इस्लाम जो है, जिसमें जो भी सारी चीजें आ जाती हैं उसको, इसके लिए जो रेफरेंसेस हैं आपको सेपरेट तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये रेफरेंसेस आपको इसमें से मिल जाएंगे और सीरा ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाएंगे। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके लिए आपने रेफरेंसेस तैयार करने हैं और यही रेफरेंस आप आगे हर चीज पे लगाएंगे। अब स्टेटस ऑफ वुमेन है, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से आपको मिल जाएंगे उसके, या आप वुमेन के लिए कुछ एक दो स्पेसिफिक चीजें अलहदा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लाम एंड वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी चीजें हैं, इस पर कोई तैयार करने की ऐसी जरूरत नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम में, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, इसको मैंने फोकस किया था, तैयार किया था। और इसके अलावा मैंने आगे चीजें तैयार नहीं की, ये जो बाकी चीजें थी, बिकॉज इतना हमारे पास टाइम नहीं था। अच्छा एक ये चीज तैयार की थी और एक ये वाली चीज तैयार की थी जिसके मैंने स्पेसिफिक नोट्स बनाए थे। उसके बाद जो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है जिसमें सेलियंट फीचर, अब ये देखेंगे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें आपके जो बेसिक पिलर्स थे, जो मैंने ऊपर दो चीजें बताई हेडिंग, उनके साथ इसके रेफरेंसेस लिंक कर रहे थे। और लास्ट इजमा और इजहाद, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इस तरह मैंने पहले, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को पहले अंडरस्टैंड किया था और मैंने इसके पार्टीशन बनाए थे। और मैं अभी सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ सीएसएस के हवाले से, पीएमएस के हवाले से गाइड नहीं कर रहा। पीएमएस में थोड़ा इस्लामियात का पेपर थोड़ा टफ आता है। अच्छा अब इसमें अगर हम देखें पास्ट पेपर, तो पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब सेल्फ प्यूरिफिकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। अब सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, जो कि सिविलाइजेशन में से था, दैट्स इजी। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिटहुड एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, तो ये खत्म नबूवत का उन्होंने पूछा हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर डिग्निटी, इस्लाम हाईलाइट ह्यूमन डिग्निटी एंड ग्रेटनेस, तो इसके अंदर आप पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन को लिंक कर सकते हैं, या आप इसमें जो डिग्निटी वाला क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम, हाउ द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान बी आइडियलाइज इन द टीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अकाउंटेबिलिटी, अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा है, अब उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। अब अकाउंटेबिलिटी आप एजुकेशन सेक्टर में बता दें, फिर अकाउंटेबिलिटी सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल सेक्टर में, तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से आप एग्जांपल लेके कोट कर सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो इजी। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8, इज्तिहाद वाला जो है वो, इसमें आपने इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद एपिस्टल्स ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी वो जो मैंने स्किप कर दिया था, उसमें से क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाना था, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और आपके 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूरे हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो जो, अगर आप इसमें सिलेक्टिव चीजें जो मैंने बताई हैं, तो उसमें से हम 2024 का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप 2023 के पेपर में जाएं, तो दोबारा बेसिक जो टेनेंट्स ऑफ इस्लाम थे, जो फर्स्ट फेज इसका सिलेबस का था, उसमें से लाइफ हेयर आफ्टर के बारे में क्वेश्चन है।
फिर व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ, तो इसके इम्पैक्ट्स पूछे गए। अब इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ में वही जो मैंने आपको बताया, सोशल, स्पिरिचुअल, मॉरल। अब उन चीजों के मैंने कोट बनाए थे, तो मेरे पास अगर आफ्टर का पूछा जाए, अगर ज़कात का, नमाज का पूछा, मोस्टली सब इम्पैक्ट्स एक तरह के होते हैं। और आप सिंपल उसमें अपनी तरफ से पैराग्राफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली इनकी हेडिंग्स याद करने की जरूरत नहीं थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल मॉडल पूछा गया, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, तो ये सीरा से आया क्वेश्चन। फिर उसके बाद राइट्स ऑफ डॉटर्स, ये जो वुमेन वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है, तो इसमें से क्वेश्चन था। डिफाइन इजमा एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंस काइंड, तो जैसे मैंने आपको बताया इजमा और इज्तिहाद में से कोई क्वेश्चन लास्ट में आता है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें से 4 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब ये जो चार्टर ऑफ मदीना एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये वो वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस है। वो पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करके, चार्टर ऑफ मदीना उनको याद होगा तो उससे वो उसको इनिशिएट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स इनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पता नहीं है, वो ये क्वेश्चन थोड़ा ना उसको अंडरस्टैंड, इसको अच्छे अच्छे रहे। फिर व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, हाउ कैन द सोसाइटी बी गेट। अब सोसाइटी अगर एक्सट्रीमिज्म से हमने इसको खत्म करना है, तो वही इस्लामिक सिविलाइजेशन के जो पिलर्स हैं, इस्लाम का सोशल सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करें, पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, इकोनॉमिक सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, फिर जुडिशियल सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, तो इससे हम एक्सट्रीमिज्म जो है वो खत्म हो सकती है। तो इससे आप बड़ा जेनेरिक सा और रेफरेंस के साथ क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 2023 वाला भी आसान था। फिर 2022 में देखा जाए तो अगेन वही स्टेटस ऑफ वुमेन वाला पूछा गया, ह्यूमन राइट्स में से। फिर उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम आ गया इस्लाम का। फिर इज्तिहाद पूछा गया, इससे पहले इजमा पूछा गया था, अब उसने पूछ लिया इज्तिहाद का। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिटहुड, अब ये वाला टॉपिक आप देखें, ये तो वही क्वेश्चन था जो कि 2024 में भी आया, तो 2022 के पेपर में भी था। तो मतलब कि पास पेपर अगर आप एक दफा गौर से देख लें जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो आप अगर उनके सिर्फ एक रफ आउटलाइन भी बना लेंगे तो पेपर में जाके आपको मसला नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पीस मेकर, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ बिफोर, इन मदीना, इन मक्का, दोनों एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ लिंक करना है कि भाई जो मौजूदा सिचुएशन चल रही हैं, तनाज़ात चल रहे हैं, उसमें मुसलमानों के लिए क्या एग्जांपल्स हैं, फिर ओवरऑल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर एक्सप्लेन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी हो या एक्सट्रीमिज्म हो, अब आंसर दोनों का सेम है। दोबारा आपने क्या करना है, इस्लामिक सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, वो आपने बता देना है भाई, वो लगाएंगे तो हमारी सोसाइटी रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है। फिर डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, अब ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा आपसे मांगेगा, एक्सपर्टीज मांगेगा इन चीजों पे अगर आपने इसको आंसर देना है, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉडर टॉपिक है। आपकी नैरो अंडरस्टैंडिंग इस पे इम्प्लीमेंट आपने नहीं करनी, तो ये वाला टॉपिक आपने अवॉइड करना है। ठीक है, तो जेनेरिक टॉपिक है उन पे करें, जो बिल्कुल स्पेसिफिक आ गए हैं, जैसे चार्टर ऑफ मदीना एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वही कर सकता है जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, जिसने चीज़ों को इन डिटेल, इन डेप्थ स्टडी किया है। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को स्टडी ना करता। तो मेरी टेक्निक क्या थी, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। अगर आप 2021 और 20 का भी देखेंगे तो सेम क्वेश्चंस हैं, सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वुमेन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका मतलब है ये तो अगर किसी ने पास पेपर कर लिए तो उसके लिए तो इस्लामियात का पेपर बहुत ही ईजी हो जाएगा, जो आएगा उसमें मसला ही नहीं है। तो अब इसमें अगर हम बेसिक यहाँ पे मॉडल बनाएं कि भाई आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, तो इसमें सबसे पहले आप इस्लामिक जो बिलीव्स हैं और जो इसके फराइज हैं वो आप लोगों ने तैयार करना है, जिसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और उसके बाद जो बेसिक बिलीव्स हैं, ईद, रिसालत, फिर उसके बाद ख़त्म नबूवत और लाइफ हेयर आफ्टर, वो आपने चीज़ें तैयार करनी है, और वो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो तो आपने तैयार करनी ही करनी है, उसको आपने क्रैम करना है। फिर दूसरी चीज़ अगर आप बात करें तो ह्यूमन राइट्स आपने हैं, इस्लाम में कौन से ह्यूमन राइट्स हैं। फिर उसके बाद जो वुमेन वाला टॉपिक है, वुमेन स्पेसिफिक, अब इसके ऊपर मेरे बड़े अच्छे नोट्स थे, बात नहीं है कहाँ पे हैं, मेरे पास अभी नहीं होंगे, मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं मिलेंगे। ये वाला आपने टॉपिक तैयार करना है। फिर उसके बाद आपने तैयार करना है कि इनका जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है,
अब इस्लामिक सिविलाइजेशन में आपने जो सोशल सिस्टम है इसका वो क्या है, फिर इकोनॉमिक सिस्टम वो आपने देखना है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम आपने देखना है, और फिर आपने जुडिशियल सिस्टम देखना है, और आपने सीरत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो है वो सारी इसकी स्टडी करनी है। इसको भी नहीं हमें छोड़ना। तो अगर आप सिर्फ यही कह लेंगे और लास्ट में इजमा प्लस इज्तिहाद, ये वाली चीज तो बिल्कुल आपने इसको इग्नोर नहीं करनी। इसके नोट्स एक है मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ाते थे सर यासिर, उसके नोट्स होंगे मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इजमा और इज्तिहाद के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। अगर बिल्कुल स्पेसिफिक आपने देखना है तो वुमेन राइट्स में से एक क्वेश्चन आएगा, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स एक ही है, फिर सीरा से एक क्वेश्चन आएगा, कितने हो गए 1 2 3, और एक क्वेश्चन इनमें से आएगा। तो अगर आपने बिल्कुल सिलेक्टिव तैयारी करनी है तो इन चार चीज़ों पे आप फोकस कर लें और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब इशू आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, और वो इशू ये है कि हम किस तरह तैयार करें, हमने रट्टा किस तरह लगाएंगे, हमसे तो चीज़ें क्रैम नहीं होती। तो उसका एक फॉर्मूला, उसका एक आपको जो सोल्यूशन है जो मैंने निकाला था, अब दोबारा मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये मैं अपना अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, मैं कोई इस्लामियात का मेंटोर नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी इस्लामियात पढ़ाई है, और मैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भूल गया हूँ। तो आप ये ना समझिएगा कि जो मैंने चीज़ बताई है दैट इज़ द एंड ऑफ इट। यू कैन हैव योर ओन पर्सपेक्टिव। जिस तरह मैंने तैयार किया है, मैं सिर्फ अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड इस्लामिया 4 टाइम्स, 2 दफ़ा सीएसएस के लिए, 2 दफ़ा पीएमएस के लिए, और मुझे हर दफ़ा मसला होता था। ये जो मेरे नोट्स थे ये मैंने बनाए थे अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में, ठीक है। पहली अटेम्प्ट में मेरे अच्छे मार्क्स थे, आई थिंक इट वाज अराउंड 56 समथिंग, तब इस्लामिया टारगेट हुआ था, और सेकेंड में भी 50 प्लस थे। और मेरे साथ जो मसला था इस्लामियात में, मेरे 50s में क्यों रहे, 60s में क्यों नहीं गए, क्योंकि मैंने इस्लामियात के एमसीक्यूज पे फोकस नहीं किया था, या किया था लेकिन मुझसे याद नहीं होता। अब तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा कि जी आपने ये भी करना, वो भी करना, लेकिन मैंने अपने टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं की थी। मैं ये एनालाइज करके जो मिस्टेक्स है मेरी, मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने एमसीक्यूज पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था, क्योंकि मुझसे क्रैमिंग नहीं होती, मुझसे रट्टा नहीं लगता था। तो एक दफ़ा मेरे जो थे एमसीक्यूज, क्योंकि मेरी आदत होती थी पेपर के बाद मैं चेक करता था अपने एमसीक्यूज स्पेशली, बजाय इसके कि आगे पढ़ूँ नेक्स्ट पेपर की तैयारी करूँ, वो हर मोस्टली स्टूडेंट के साथ होता है। तो एमसीक्यूज में मेरे जो थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 और 7 एमसीक्यूज करेक्ट थे, और सेकंड में भी मैक्सिमम 9 तक जो थे वो करेक्ट थे। तो 11 मार्क्स मैंने इसमें से लॉस किए, इसमें से नियरली 13 लॉस किए। अगर ये मार्क्स मैं ऐड कर लेता तो आई 60 प्लस लिया हुआ है। अगर आप एमपीटी कर सकते हैं तो आप एमसीक्यूज को इजीली कवर कर सकते हैं। मोस्टली पास्ट पेपर के तो आप लास्ट में करें, पास्ट पेपर्स के लास्ट 20 ईयर्स के आपने एमसीक्यूज लाजमी करने हैं, और पेपर से पहले आपने इसको रिवाइज करना है, ठीक है। बिफोर पेपर आपने इसको लाजमी रिवाइज करना है, यानी रिवीजन स्ट्रेटजीज होती है ना, एक दिन पहले जी पेपर, अगले दिन आज क्या करें। मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आप एमसीक्यूज रिवाइज करें, फिर आपके जो बने को रिवाइज करें, एंड दैट्स ऑल, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब ये जो चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं, ये एक मेरे जो थे ना वो नोट्स थे। अब इसके अंदर मैंने कुछ चीजें बनाई हुई हैं। अब देखें जी, मैंने जैसे आपको कहा कि ये थे यूनिवर्सल रेफरेंस, ठीक है। इससे ज्यादा, इसके अलावा भी मेरे पास रेफरेंस थे, लेकिन वो मुझे फाइल नहीं मिल रही, मैंने और भी बनाए थे, मैंने सारे हर टॉपिक के ऊपर निमोनिक्स बनाए हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि मैंने काम बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन अब वो चीज़ें मेरी इधर मिलती नहीं है, पता नहीं किधर गई हैं। लेट मी सी इफ आई हैव इट इन माय कैम स्कैनर। इस्लामियात यूनिवर्सल रेफरेंसेस, यस आई हैव अनदर फाइल। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो 2 फाइल्स हैं इस्लामियात की मेरे पास, दूसरे में 7 पेजेस हैं, आई एम शेयरिंग इट विथ यू। वो भी आप लोगों ने, जिसके लिए मुश्किल है चीज़ें तैयार करना, कुछ तो बहुत ही इधर प्रो बैठे हुए हैं तो वो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे नालायक थे
उनके लिए ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें कुछ यूनिवर्सल रेफरेंस है, लाइक आपको हेडिंग तो याद हो जाएगी, आपको कंटेंट तो याद हो जाएगा, लेकिन आप रेफरेंस आएंगे। तो मुझसे ये बहुत ही ज्यादा मुझे मसला आता था, मुझे नहीं याद होती थी, और अभी भी मुझे जो है, अगर आप कहें कि कोई हदीस सुना दूं या मैं आपको कोई आयत सुना दूं एग्जैक्ट, तो मुझे नहीं याद होगी। दैट इज माई लिमिटेशन एंड आई दिस थिंग और आई एक्सेप्ट दिस थिंग। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि भाई मैं याद कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं याद कर सकते तो फिर ये चीज़ आपके लिए, अगर याद कर सकते हैं तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स जो नहीं याद कर सकते वो कैसे करेंगे? अब इसके अंदर अगर आप ये देखें ना, अब दिस इज वियर्ड काइंड ऑफ थिंग, बट it is how it work for me, तो maybe it can work for you as well. I'm not saying कि आप exactly ये चीजें follow करें, you can make your own models। तो अब कुछ universal references हैं, like anyone whose neighbor is not safe from his misdeeds is not a true believer, ये एक हदीस है, ठीक है। इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इस वाली हदीस को जो मैंने हाईलाइट किया है, यू कैन यूज इट एनीवेयर। लाइक अगर आपका सोशल सिस्टम आ गया इस्लाम का, आप उसमें कर लें। अगर एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें कर लें। अब जुडिशियल सिस्टम आ गया कि भाई आपका अपने किरदार से रिलेटेड, जो है प्यूरिफिकेशन, पर्सनल प्यूरिफिकेशन की बात करता है, तो ठीक है। अब एक वर्ड पिक किया कि भाई अगर मुझे कि क्लिक कर जाएगा पेपर में कि यार इससे तो ये पूरी एक हदीस बनती है, और इसको मैं रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकता हूँ। फिर उसी तरह बैक बाइटिंग, मैंने इसका कीवर्ड बनाया कि डू नॉट सर्च फॉर द सीक्रेट्स एंड नॉट डू बैक बाइटिंग। ये सूरत अल हुजरात में एक आयत है, उसका तर्जुमा है। तो बैक बाइटिंग इसका मैंने कीवर्ड बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद एक है हमारी बड़ी, एक बहुत ही मशहूर, कोटेड, हर हर आयत ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हैं जो कि ज्यादा यूज होती हैं। अब जैसे ओ मैनकाइंड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम सिंगल पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल एंड हैव मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस so that you may know each other. Verily the most amongst you in the right, in the sorry right of, in the sight of Allah is the most righteous of you, most revered among you, ठीक है। द मोस्ट फेवर्ड among you यहाँ पे आना था, जो कि मैंने मिस कर दिया। अब ये भी सूरह अल हुजरात की है, तो मैंने यहाँ से इसको सिंगल पेयर वर्ड उठाया। अब ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये रेफरेंस आप इक्वालिटी के ऊपर यूज कर सकते हैं, आप उसको वुमेन एम्पावरमेंट पर यूज कर सकते हैं, आप उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? आप उसको अपने जुडिशियल सिस्टम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सट्रीमिज्म में यूज कर सकते हैं। तो ये चीज ये भी यूनिवर्सल है, हर जगह यूज हो सकती है, ठीक है। फिर इसी तरह हर एक मैंने रेफरेंस का जो है वो कीवर्ड बनाया, और उसको फिर मैंने ट्रांसलेट किया एक पूरे वेल रिटन एक कनेक्टेड सेंटेंस के अंदर, कि भाई ये सेंटेंस जो है ना मैंने याद करना है। और इसका भी निमोनिक मैंने बना लिया था, नेबर्स। इसमें से एक और मैंने वर्ड प्लेस किया, तो मैंने एक बेसिकली जो कोडिंग होती है, तो मैंने कोडिंग की थी। अब यहाँ से पूरा अगर मैं एक याद कर लूँ कि नेबर्स की बैक बाइटिंग से सिंगल पेयर को पेन पेन फील हुई, मगर एवरी रिलीजन में, इजी रिलीजन में कोई कंपल्शन नहीं है, रिलीजन तो सबके लिए इक्वल है या सेम है। तो इसमें से नेबर्स, बैक बाइटिंग, सिंगल पेयर, पेन, ठीक है, इजी रिलीजन, कंपल्शन, रिलीजन, ठीक है। तो इसके ऊपर सारा आप देखें कितने इसमें बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रेफरेंसेस आप एक सेंटेंस से आपने तैयार कर लिए। तो ये मेरा एक कीवर्ड था, एक कोड था, जिससे मैं जो है वो रेफरेंसेस लिख के आता था। अब एक ये मैंने बनाया, आप देखें अगर इस पेज पे और भी हैं, ठीक है, एक ये भी है। उसके बाद इफ आई स्क्रॉल डाउन फर्दर तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके इस पेज के अंदर आई थिंक मेरे पास कोई 20 25 रेफरेंसेस थे। अब इसमें 25 रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो मैंने याद किए थे, और मैंने एज इट इज लिखा था। मैंने कोई अरेबिक नहीं लिखी थी, क्योंकि मुझसे याद नहीं होती थी। ना ही मैंने इसको कोई अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा। मैंने सिर्फ इसको इंग्लिश में लिखा और मार्कर से उसको हाईलाइट कर दिया। और कई दफ़ा मुझे हदीस का एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता था, तो मैं उसको अल हदीस लिख देता था।
अगर आयत का एग्जैक्ट नहीं पता था तो मैं उसको अल कुरान लिख देता था, लेकिन यहाँ पे मैंने काफियों की जो कुरानिक वर्सेस थी उसकी मैंने सूरज भी याद कर दी थी, ठीक है। अब उसके बाद ये तो 2 पेजेस के यूनिवर्सल रेफरेंसेस हैं। उसके बाद आप जाएं कुछ जुडिशरी के लिए, जैसे ये वो एक यूनिवर्सल रेफरेंस है तो जुडिशियल से रिलेटेड, सूरत अल निसा। O ye who believe, stand out firmly for justice as witness to Allah, even as against yourself or your parents or your kin, and whether it be against rich or poor, for Allah can best protect both। तो ये भी एक यूनिवर्सल है। अब आप इसको लिखेंगे, किसी भी इसको फिट इन कर सकते हो। तो मेरा पर्पस होता था 4 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैं इसको लगा के हूँ, तो मैं उसको फिट कर देता था। इस तरह ये मैंने पूरा एक, जैसे जुडिशियल सिस्टम, ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ये मैंने सारा इसमें इसको तैयार कर लिया था। अब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जैसे ये, अब वो हैं, ये रेफरेंसेस नहीं है, ना ये ह्यूमन राइट्स के रेफरेंसेस हैं, बल्कि ये वो की हेडिंग्स हैं जो कि मैं मोस्टली यूज करता था। अब ह्यूमन राइट्स के लिए right to brotherly treatment, justice, right to property, protest, protection, right to life, religious freedom, political participation, whatsoever। तो बजाय उसके कि आप उधर सोचें और हेडिंग्स क्रिएट करें, तो हेडिंग्स के लिए भी मैंने यहाँ पे निमोनिक बनाया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना जुगारी काम किया था मैंने। तो आप लोगों को भी मैं अब ये कह रहा हूँ कि आप ये काम करें, लेकिन करना पड़ेगा, आप लोगों ने लिख के आना है, उधर खाली पेपर तो करके नहीं आ सकते, और कंपटीशन है। अब मेरे मार्क्स तो लेट से 50 प्लस थे, आई डोंट नो 51 थे, 52 थे, लेकिन एक मेरे फ्रेंड के जिसने सेम कॉपी किया था, ही गॉट 66 बिकॉज ही गॉट गुड मार्क्स इन एमसीक्यूज। मेरे एमसीक्यूज में नहीं थे तो मेरा 50 में आए, उसके एमसीक्यूज अच्छे थे तो वो 60 में ले गया मार्क्स। और ही इज ऑल्सो इन डीएमजी, और मैं भी डीएमजी के अंदर हूँ। तो आप देख लें कि इस तरीके से मैंने इस्लामियात को कवर किया था। तो अब अगर आप इसको कवर कर सकते हैं इस तरीके से तो ठीक है, लेकिन अपने तरीके से भी कर लें तो उसमें भी कोई मुजायका नहीं है। अच्छा, दूसरा जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किया है उसको मैं ओपन करता हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब दूसरा जो मैंने इसमें डॉक्यूमेंट आप देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब ये पहले मैं इस तरह नोट्स बना रहा था कि यार इस तरह बनाता हूँ नोट्स, अच्छे अच्छे साफ साफ, और मैं ये याद कर लेता हूँ, रट्टा लगा लेता हूँ, लेकिन मुझसे ये भी नहीं याद हुए थे। मजे की बात ये है। अब आप देखें मोस्टली यही चीजें थी, फिर मैंने इसको छोटा करना शुरू कर दिया, फिर मुझसे याद नहीं हुई, फिर उसके बाद मैंने इनको और शॉर्ट किया, लेकिन फिर याद नहीं हुई, फिर मैंने उसको इस तरह लगाना शुरू कर दिया, सिंपलीफाई। अब ये देखें यहाँ पे, इस्लामिक सिविलाइजेशन, मॉरल वैल्यूज, तज़किया, एहसान, अब ये 4-5 टॉपिक्स मैंने क्लब किए हुए हैं। अब इस पे मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स की भी मैंने ऐड की हुई है, जैसे विल ड्यूरेंट की कोट ऐड की हुई है, ठीक है। इसी तरह अब अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी डिफरेंट कोटेशंस ऐड किए हुए हैं मैंने। तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लें। अगर आपसे इस्लामिया नहीं याद होती, 7 से 10 पेज हैं, तो आप अच्छे नंबर इस्लामियात में। तो अब ये थी हमारी डिस्कशन इस्लामियात के ऊपर। होपफुली कुछ ना कुछ आप लोगों ने इसमें से गेन किया होगा। और आप लोगों ने इस्लामियात को बिल्कुल इजी लाइट नहीं लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपटीशन एग्जाम। और कंपटीशन के अंदर इस्लामियात का रोल बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल है। अब हम जाते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे। उसका थोड़ा सा मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जी इसको हम किस तरह आगे लेके चलते हैं, जीएसए को। इस्लामियात वाली चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए? सो लेट्स सी। ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस।
अच्छा जी, अब आप सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर शो हो रही है? कैन यू सी द स्क्रीन शेयर? अच्छा, अब इसमें इसका सिलेबस तो आप लोगों ने देखा हुआ है, इसमें मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, और बहुत ही ज्यादा इजी सिलेबस है। अब इसमें जो हम चीजें स्किप करते हैं एज एस्पायरेंट, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि वो कौन सी चीजें हम स्किप कर रहे होते हैं। अब जो जैसे मेरे जैसे इंजीनियर्स थे जिनका साइंस का या मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने मोस्टली ये बायोलॉजिकल साइंस को स्किप कर देते हैं, और हालांकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत इजी हैं, हमने पढ़ी होती हैं कहीं ना कहीं अपने एजुकेशनल कैरियर में। तो आप लोगों ने ये चीज़ें स्किप नहीं करनी, क्योंकि जीएसए में सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आते, उन्होंने क्लब की हुई है। अब क्वेश्चन वन में से कोई एक चीज़ वो फिजिकल साइंस में से उठा लेता है, दूसरा पॉइंट वो बायोलॉजिकल से उठा लेता है, तीसरा एनवायरनमेंट से उठा लेता है, और इसी तरह आगे चलता रहता है। तो आपने ये जो साइंस जनरल साइंस का पूरा सिलेबस है, इसको पूरा आपने कवर करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे, और आईटी वाली चीज़ें भी आपने कवर करनी है। अच्छा, मैथ्स में जब आ जाएं, अब मैथ्स में कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करें, किस सोर्स से करें। तो मैथ के लिए मैं सोर्स आपको बताता हूँ, क्लास 7 एंड 8 की पंजाब की, अगर आप टेक्स्ट बुक बोर्ड पे जाएं तो उसमें ऑनलाइन 7 8 क्लास की बुक अवेलेबल है मैथ की, उसमें से इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप उसको इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने चीज़ स्किप की थी ना, और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, वो मेरी ये वाली चीज़ थी। अब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, अगर एजुकेशन वाइज देखा जाए। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ अपना आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं जो था वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग करता था O and A लेवल्स के साइंस सब्जेक्ट्स को। मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया हुआ है, मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ाई हुई है, मैंने बायोलॉजी भी पढ़ाई हुई है, मैंने एडिशनल मैथ भी पढ़ाया हुआ है, A लेवल्स का एंड O लेवल्स का। सो ये चीज़ें मैं अपने CSS प्रिपरेशन जर्नी के साथ इवनिंग में मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग करता था, तो आई हैव टॉट दी सब्जेक्ट्स, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन जो मुझे सिर्फ मैथ्स में मसला आता था, वो आता था स्टैट्स में। अब A लेवल का मैथ पढ़ा पढ़ा के मुझे स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद हो गई थी, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें लिखी थी, मैंने पास पेपर देखा उसमें कभी ये चीज़ें आई नहीं हुई थी, तो मैंने इनको स्किप कर दिया। लेकिन स्किप करना मुझे महंगा पड़ गया, और CSS 2020 में कोई मैथ एबिलिटी का पोर्शन ऐसा नहीं था जिसके अंदर ये टॉपिक्स ऐड ना हुए हों। तो इट बेसिकली दीज थिंग्स कॉस्टेड मी अराउंड 15 मार्क्स, और यू कैन से मिनिमम 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, जो कि मुझे आता ही नहीं था, बिल्कुल उसका पार्ट ही नहीं आता था। तो 10 मार्क्स आप देखें तो इट इज़ अ लॉट, और मेरे मार्क्स अगर इसमें 72 हैं जीएसए में, तो इट कुड बी 82, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैंने ये स्किप कर दिया और मैंने बहुत इजी लिया, और मैंने कहा जी मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने तो ये चीज़ें भी की हुई हैं, तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। मैंने जीएसए को बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी पढ़ने की, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मेरे फिंगर टिप्स पे थी। लेकिन इन चीज़ों को मैंने जब एग्ज़ाम इसको एनालाइज किया पास पेपर्स को, तो मैंने कहा ये तो चीज़ें वो पूछते ही नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो किस्मत में लिखी हुई थी चीज़ें और ये आ गई, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका दुख हुआ। तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो जीएसए के अंदर कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आप लोगों ने सारा कुछ ही तैयार करना है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, इसका पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। सॉरी, एक गलती से मेरा विंडो क्लोज हो गई है। सो अगर हम बात करें कि इसका पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, पेपर करना और करंट अफेयर्स और पाक अफेयर का अटेम्प्ट करना या बाकी पेपर्स अटेम्प्ट करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब जैसे क्वेश्चन 1 सेक्शन ए में देखा जाए, अब आप लोगों ने ये काइंडली रीड कर लेना है कि भाई ये इस चीज़ को आप लाजमी रीड किया करें पेपर से पहले। अभी तक तो एग्जामिनर सेम चीज़ों को फॉलो करता आ रहा है, लेकिन क्या पता वो इसमें लिखे कि बाय सिलेक्टिंग 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच आप 2 कर रहे हैं। तो आपने इसको लाजमी रीड करना है कि क्या लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में। अब उसने कहा है कि पार्ट 2 में से ना आपने क्या करना है, इसमें आपने 2 क्वेश्चन करने हैं हर सेक्शन में से। अगर हम पार्ट 2 देखें तो इसके अंदर उसने कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और 4 क्वेश्चंस में से हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 50% आपको चॉइस गिवन है। और ये तो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चॉइस है, और हम कहते हैं कि जी हम इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस है जीएसए का, इसको स्किप कर देते हैं।
बट लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया उसने बायोलॉजी से रिलेटेड, ये उसने पूछ लिया आईटी से रिलेटेड, तो ये बायोलॉजिकल साइंसेस से पूछ लिया, ये आईटी से पूछ लिया, उसके बाद ये फिजिकल साइंस से पूछ लिया, और ये भी कोई जियोग्राफी से पूछ लिया क्वेश्चन। तो इसमें तो चार सेक्शन ही उसने मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये हम कोई स्किप तो कर ही नहीं सकते। तो आपने लोगों ने क्या करना है, आप इसके अगर देखेंगे ना क्वेश्चंस, तो हर सेक्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जीएसए का कोई भी पोर्शन स्किप नहीं कर सकते, एवरी पोर्शन इज इम्पोर्टेंट, और ये बड़ा अच्छा आपको मार्क्स दे सकता है। अब इसमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या है, किस तरह आप इसमें अच्छा एक स्कोर ले सकते हैं, उसका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्ट्रेटेजी। पेपर अटेम्प्टिंग techniques for GSA. It's not like current affairs, it's not like Pakistan affairs। और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल साइंस एंड एबिलिटी में कितने मार्क्स से बोला, आई गोट आई थिंक 58 मार्क्स इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो इट वाज अ काइंड ऑफ शेमफुल थिंग फॉर मी, क्योंकि भाई आप एक तो इंजीनियर, ऊपर से आप पढ़ाते हैं, और तीसरा फिर भी जीएसए के अंदर आपके 58 मार्क्स, एंड सीएसएस 2018। तो ये शर्म की बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी होनी चाहिए, मेरे लिए तो थी। मैंने फिर उसके बाद सोचा कि भाई सीएसएस 2020 में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन उसमें भी मेरे 72 मार्क्स है, तो ये भी मेरे लिए शर्म की बात है। और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 80+ मार्क्स पर फोकस करें। तो आप कहेंगे कि सर आप खुद तो ले नहीं सके और हमें आप नसीहतें करने बैठे हैं। लेकिन नसीहत करना अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं देने, आप लोगों ने देने हैं। अगर आपके नहीं आते तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, अगर आ जाएंगे तो आप लोगों को ही फायदा है। अब इसमें सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जीएसए का, तो उसको आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, बड़ा एक उसकी जो प्रेजेंटेशन है बड़ी टू द पॉइंट होनी चाहिए, और बड़ा मैटर कर रही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है जी, अब इसमें लिखा हुआ है आप ब्लू और ब्लैक मार्कर यूज करना है, डोंट यूज एनी अदर मार्कर, कोई कलरफुल पेन या मार्कर यूज नहीं करना। अब उसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड अ प्लैनेट। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पार्ट ए। यहाँ पे लिख लें डिफरेंस बिटवीन, या मैं उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने कंप्लीट लिखना है, डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। अब यहाँ पे आप स्टार लिखें, फिर उसकी जो डेफिनेशन है वो बताएं, इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टार, हाउ द कलर ऑफ अ स्टार इज कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर्स। तो इस दूसरी साइड पे आप प्लैनेट लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 20 मार्क्स है और ये सिर्फ 5 है, इस पे हमने कोई पेजेस भर के नहीं आने। अब एक साइड पे आप इस पे कॉलम बना लें, ठीक है, स्टार प्लैनेट इधर कर दें, और इस साइड पे आप उसकी डेफिनेशन डाल दें। फिर बाकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जो भी आपको याद है, मुझे तो याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, तो आप उसको यहाँ पे बना के आ सकते हैं कि भाई ये स्टार और प्लैनेट में आ गया। और एक चीज आपने करनी है, आपने डायग्राम बनानी है, आपने डायग्राम बनानी है जी, स्टार की डायग्राम जो भी है जी, ये इस तरह का, अगर आप कहते हैं बच्चों की तरह का कि जी ये इफ दिस इज अ स्टार, ठीक है, तो इस तरह का तो नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये कोई नहीं बनाना कि जी ये स्टार है, इस तरह स्टार नहीं बनाना। आप लोग बनाएंगे कि जी ये जो है, लेट्स से इफ दिस इज अ सन, सन इज अ स्टार, और ये क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है। आपने उसकी जो है वो कंप्लीट प्रेजेंटेशन देनी है। और अगर आपने प्लैनेट की एग्जांपल देनी है, तो आप उसमें बता देंगे कि जी ये अगर अर्थ है, तो दिस absorbs radiations and it has a environment whatever it is। तो इस तरह आप उसमें डेफिन डायग्राम भी बनाएंगे हर टॉपिक के साथ। और उसके बाद व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टार, तो इसकी आप सेपरेट हेडिंग देंगे उसके नीचे, ठीक है, उसके अंदर बीच में नहीं कहीं छुपा के आ जाएंगे, इसकी सेपरेट हेडिंग देंगे, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार एंड हाउ द कलर ऑफ स्टार इज कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर्स। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार अगर आपने बताना है, तो आप बताएं उसको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करें कि इफ दिस इज अ स्टार, ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ अ स्टार दिस इज अ प्लैनेट, सो इट इज वेरी स्मॉल एंड स्टार इज अ ह्यूज। तो इसमें आप इसको इस तरह भी कोरिलेट कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पे उसका साइज जो भी आपने याद किया उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कलर के लिए भी सेपरेट बनाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो इसमें बताने का पर्पज ये है कि जो प्रेजेंटेशन है इसमें, वो आपकी कौन सी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो आपके साइंस के पेपर की थी। अगर आपने एफएससी या मैट्रिक के अंदर
पेपर दिए हुए हैं, तो यू शुड बेटर अंडरस्टैंड कि जी साइंस के पेपर जिस तरह आप केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करते थे, बायो का, इट शुड बी अटेम्प्टेड इन द सेम मैनर. देयर शुड बी मोर फोकस ऑन ड्राइंग. यू नीड टू ड्रॉ इन एवरी पॉइंट. अगर इसमें सेमीकंडक्टर्स हैं, आर द ब्रेन्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे भाई बनाएं कि दिस इज सिलिकॉन, और सिलिकॉन के अगर 4 बॉन्ड्स हैं तो इट इज अनदर सिलिकॉन. तो ये पूरा सिलिकॉन का जो जाल है वो बना के आए पेपर के अंदर, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और ये एक, अगर आप सेमीकंडक्टर बता रहे हैं और सेमीकंडक्टर पी टाइप है, एन टाइप है, वट एवर इट इज, मुझे तो याद नहीं है बिल्कुल भी, तो आप उसको पिक्चर के साथ एग्जाम्पल देख एक्सप्लेन करें और उसको बॉक्स के अंदर जो है वो लगा के आए. तो ये आप हर क्वेश्चन के साथ आपने क्या करना है, आपने ड्राइंग करनी है, आपने डायग्राम बनाना है. उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में भी डायग्राम आ जाएगी. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में आई थिंक द डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी थी, यही थी ना, बिग बैंग, सॉरी ब्लैक बॉक्स तो कुछ भी नहीं है, बिग बैंग थ्योरी थी कि जी किस तरह जो है वो होती है. और इसमें यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है, वाई एक्सिस पे टाइम आ जाता है कि ये कितने मिनट्स पे था, फिर ये कितने ईयर्स पे था, फिर ये कितने लाइट ईयर्स पे था. और इस तरह जो है वो आपकी एक्सपैंड की है आपकी जो है वो यूनिवर्स. ठीक है, बिग बैंग से. तो वो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ. तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो साइंस का पोर्शन है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा. अब उसके बाद अगर मैं मैथ का पोर्शन बताऊं, तो मैथ के पोर्शन में क्वेश्चन एज वाला बड़ी दफा पूछा जाता है, और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही ज्यादा वीक भी हैं, और उनको नहीं पता कि एज का क्वेश्चन कैसे करेंगे, और कोई उनको समझा भी नहीं सकता. तो एज वाले क्वेश्चन भी बड़े मजे के हैं, अलजबरे के तरीके से आप इसको कर सकते हैं. अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब लिखा हुआ है कि मैन इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन. ठीक है, इन 10 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76. तो इसको आपने क्या करना है, आप लिखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पार्ट ए है, इसका आपने लिख देना है यहाँ पे सोल्यूशन. ठीक है. और आपने उसको लिखना है कि जी लेट, जो अब एजेस है ना, आपने बतानी है कि सन एज इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. अब फादर के साथ पूछा हुआ है, अ मैन एज इज एज ओल्ड एज हिज सन, तो ये फादर एज है. ठीक है, फादर्स एज. अब ये आ गया एक्स वाई. अब उसके बाद एज वाले में इसमें एक टेबल बना लें, करंट एज लिख लें. उसके बाद उसने कितने टाइम पीरियड में पूछा, इन 10 years टाइम, यानी फ्यूचर की बात की गई है, तो पास्ट में. ठीक है, आफ्टर 10 years आप यहाँ पे डाल दें, आफ्टर 10 years आ जाएगा. तो अब इसमें आप लोगों को पता है कि क्या एजेस हैं इनकी. अगर आपने लिखा हुआ है जी करंट एज, आप यहाँ पे लिखें सन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फादर. अब सन की एज कितनी है जी, सन की एज है एक्स, फादर की एज वाई, करंटली तो यही है. आफ्टर 10 years सन की एज कितनी हो जाएगी, x+10, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, y+10. सो देयर इज नो इशू इन इट. अब द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76. तो 10 साल बाद उनके सम, अब यहाँ पे वो कहता है कि उनका सम कितना हो जाएगा आफ्टर 10 years. ठीक है, अकॉर्डिंग टू, आप उसमें लिखें इक्वेशन, x+10 प्लस y+10 विल बी इक्वल टू 76. तो एक इक्वेशन 1 आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लें, x+y+20 इज इक्वल टू 76. ये पूरी मैं इसमें वजह से करके दिखा रहा हूँ कि आपने हर स्टेप शो करना है, कोई स्टेप आप उसमें से माइनस कर ही नहीं सकते. अब ये एक इक्वेशन आपने बनाई है, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. फिर कहता है कि करंट क्या है, मैन इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन. तो करंटली वाई इज इक्वल टू 3x. एक्स इज इक्वल टू 3y नहीं होगा, ये कॉमन सेंस है. यानी आपको पता है कि भाई ये बंदा भरा है, वाई इज ओल्डर. तो अगर एक्स लेट से अगर 2 साल का है, तो वाई 3 times ओल्ड, यहाँ पे 3 लगेगा, इधर 3 नहीं लगेगा. तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये कॉमन सेंस है, बड़ी इजी. तो ये y इज इक्वल टू 3x आपका क्या बन गया, आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई. तो आपने इनको फिर इसको अलजेब्रिकली सोल्व करके आंसर निकाल लेना है. तो ये जो मैंने वर्किंग की है, ये आपने कंप्लीट वर्किंग शो करनी है. इसमें आपने कोई स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना.
ठीक है, अगर चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आपका मैथ बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें हमें स्किप नहीं करनी, ठीक है। इस तरह आपके अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। सारे अटेम्प्ट्स आपने इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन का आपने उसको डिटेल के साथ आंसर अटेम्प्ट करके आना है। तो ये है हमारा जीएसए के ऊपर मेरी गाइडलाइंस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके ऊपर भी, जीएसए के ऊपर भी जो स्कोर है 80+, दो तरीके से आता है। अगर आप 60 जो है वो आप उसमें लेके आए हैं। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपके मिनिमम 35 एबिलिटी से आ सकते हैं, और मिनिमम आपके साइंस वाले पोर्शन से, क्योंकि 40 मार्क्स का है और इसमें वो कंप्लीट मार्क्स तो दे नहीं सकता, क्योंकि ये A+1+1 2 नहीं होता। तो इसमें मैक्सिमम भी वो आप इसमें से 25 या 20 की गेम देखें। और उसके बाद एमसीक्यूज में आपने जो है वो मिनिमम 15 आउट ऑफ 20 लेके आने हैं। तो जो मैक्सिमम आप प्ले कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं इस एबिलिटी वाले पोर्शन में। इसमें 35 क्या 40 आपके इजीली आ सकते हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि इफ़ यू जस्ट गेट 35 इनटू इन दिस एबिलिटी पोर्शन, 20 is in general science portion and 15 in, or you can say 10 in MCQs, तो आपके टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे? आपके 65 तक बन जाएंगे। लेकिन आपने 65 नहीं लेने, आपने 80 लेने हैं। तो आप बेसिकली इनमें से ज्यादा मार्क्स की उम्मीद करें, क्योंकि ये एवरेज मार्क्स हैं। 65 इज एवरेज इन जीएसए। आप लोगों ने एवरेज नहीं लेने, आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो इट शुड बी 80। और उसमें आपकी एबिलिटी को आपने फोकस करना है। फिर उसके बाद आपने इस जो जनरल साइंस है उसमें से एटलीस्ट आपके 30 का टारगेट होना चाहिए। और एमसीक्यूज में, क्योंकि ये एमसीक्यूज आपके हाथ में नहीं है, एमसीक्यूज आप तैयार कर लें वो आ जाए जो आपने कभी पढ़ा ना हो, तो इसमें आपका चांस हो सकता है। तो आप माइंड सेट इस तरह रखें कि एमसीक्यूज में अगर आपके मिनिमम भी 10 आ जाए, तो आपने किस तरह बाकी 70 मार्क्स इसमें से लेके आने हैं। 35 30 नियरली मार्क्स आपने हर पोर्शन में से उठाने हैं। इस तरह आपके जीएसए में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जी, मेरे बताने वाली आप सबके लिए। अब आई होप आपको समझ आ गई होगी, जिसको नहीं समझ आई वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि पहले हम कौन सा पोर्शन करें। तो मैथ का पोर्शन हम जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो पहले आप जो है ना वो स्पेस छोड़ दें एबिलिटी और जनरल साइंस में। उसी हमें तरतीब से करना चाहिए, रिकमेंड किया जाता है कि जिस तरतीब में क्वेश्चन है। जनरल साइंस के लिए आप पहले लिखें, अगर आपको लग रहा है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ पेजेस छोड़ के आप आगे एबिलिटी का पोर्शन कर लें, और उसके बाद फिर वापस आ जाएं। क्योंकि एक मैक्सिमम भी जनरल साइंस का जो एक सेक्शन है, यानी चार एक क्वेश्चन है उसके 5 पॉइंट, अगर 4 भी पॉइंट हैं, तो एक जो भी सब क्वेश्चन है उसका वो 2 पेज लेगा, मैक्सिमम 2 साइड्स लेगा। तो आप 10 10 यानी 20 साइड्स छोड़ के, या 22 साइड्स छोड़ के आप एबिलिटी का पोर्शन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सो दैट्स ऑल। बाकी मुझे चीज़ें याद नहीं है, ना ही इस्लामियात की याद है, ना ही एबिलिटी की, तो मैं आपको कोई टॉपिक या कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब किसी के क्वेश्चंस हैं तो जस्ट रेज योर हैंड। जी अक्सा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने पूछना था ये जीएसए के जो एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से प्रिपेयर करने चाहिए। पास्ट पेपर्स सबसे पहले, और बाकी आप रेफरेंस बुक्स ले लें। कारवान की मैंने ली थी, उसमें से काफ़ी चीज़ें आ गई थी। जी सैफुल्ला। जी सर, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल। यस सर, बेसिकली मेरा ये क्वेरी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है कि आपने आज भी इस्लामिक स्टडीज के पेपर में के लिए कहा कि 7 to 8 पेजेस होने चाहिए हैं।
तो मेरा प्रॉब्लम है कि मेरी हैंड राइटिंग की स्पीड जो है और मेरी लाइक हैंड राइटिंग की क्वालिटी भी जो है वो मैं 40 to 50 मिनट्स में मैं 4 साइड से ज्यादा मैं लिख ही नहीं सकता। अगर मैं लिखूं इससे ज्यादा तो आखिरी जो सवाल है ना वो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है। तो मैंने अपनी जो खुद स्पीड मैंने मतलब खुद मैंने अपना कुछ टाइम करके किया है, मार्क्स दिए हुए हैं, तो आई कैन नॉट राइट मोर देन 3 to 4 साइड्स। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे कि लोग अगर 7 से 8 पेजेस लिख रहे हैं और मैं सिर्फ 3 to 4 पेजेस लिख रहा हूँ, तो मतलब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? मेरा ये एक वीक एरिया है और मुझे लग रहा है कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको इसमें अगर लग रहा है कि आप इसमें कुछ नहीं कर पाते तो गो विद इट। अगर इसमें कुछ कर सकते हैं तो पेस अप करें। पेपर में एक एग्जाम प्रेशर हमारा डिफरेंट होता है। जो आप मॉक्स देते हैं उसमें वो प्रेशर नहीं आता, तो उसमें स्पीड भी तेज होती है। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 10 मिनट्स की प्रैक्टिस करें, इस वक्त शुरू कर दें ऐसे के लिए। और मैं कल के लेक्चर में ऐसे के लेक्चर में भी बताऊंगा कि आप इंट्रोडक्शन लिखें 10 मिनट्स में, उसके बाद उसी 10 मिनट्स में आप उसका आउटलाइन बनाएं, या पहले आउटलाइन बनाएं फिर 10 मिनट्स में इंट्रोडक्शन लिखें। अगर आप कहते हैं कि मुझसे नहीं लिखा जा रहा, अगर आप ये प्रैक्टिस फॉर 1 मंथ कंटिन्यू करें पेपर से पहले तक, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। और यही चीज़ थी जो मैंने फॉलो की थी, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। तो ये एक टिप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जी सैफुल्ला। यस सर, आपकी ये टिप ठीक है। मैं रिटन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ कि 30 40 मिनट्स में मैं एक सवाल एक टॉपिक का कर लूँ पर डे ना। लेकिन मतलब ये आपने तो ऐसे के इंट्रोडक्शन की बात की है, मैं जनरली टॉपिक्स कर रहा हूँ। तो मुझे यही फिर भी है कि मतलब अगर मैं लिखूं ज्यादा 7 से 8 पेजेस तो आखिरी सवाल जो होगा वो मेरा रह जाएगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही मिलेगा ना। तो ये मेरी एक मसला है। तो आपको लगता है कि इस बात के ऊपर मुझे कम नंबर मिलेंगे अगर मैं कम लिखूं कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो ज्यादा लिख रहे हैं? मैंने आप लोगों के सामने आपको पेपर भी चेक करके दिखाए हैं, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली द द क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपटीशन एग्जाम, जिसमें मैं ऐसे आपको एडवाइस ही नहीं कर सकता कि चल जाएगा। वी ऑलवेज नीड टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। चलिए से मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सेकेंडली, मेरा मेरी ये क्वेरी थी कि आखिरी क्वेरी है कि क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन लिखा होता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, वो पूरा लिखना चाहिए है क्योंकि उसके अंदर भी टाइम वेस्ट होता है, या सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर लिख दें और नीचे आंसर लिखना शुरू कर दें? अच्छा क्वेश्चन है ये, हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख देना चाहिए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम वेस्ट होता था आपका। मैंने नहीं ठीक है। लिखता था। ठीक है, अब मैं यही पूछना चाहता था। और सर जिस तरह इस्लामिक स्टडीज में आपने रेफरेंसेस बताए हैं, तो आप रेफरेंसेस मार्कर के साथ लिखते थे या आप रेफरेंसेस जो है आप ब्लैक पेन के साथ लिखते थे, जिस तरह कोटेशंस मार्केट होते हैं, मार्कर के साथ? ब्लैक पेन के साथ प्रोमिनेंट नहीं होता था। इट्स अगेन अप टू यू, आप देखें पेपर्स अटेम्प्ट करके कौन सा आपको बेहतर लग रहा है। चलिए सर, और जी। आखिरी बात थी कि मुझे कहीं से भी एमसीक्यूज जो है ना वो नहीं मिल रहे। लोग कहते हैं 20 25 साल के एमसीक्यू सॉल्व कर लें, लेकिन आप सिर्फ जाके एफकेसी की साइट के ऊपर स्पेशल 2023 के और 2024 के हैं, उसके पीछे वाले एमसीक्यूज किसी भी सब्जेक्ट के मुझे एज सच नहीं मिल रहे। तो आप कोई है मार्केट से, आपके पास सोर्स? मेरे पास सोर्स नहीं है। गो टू द मार्केट, यू कैन फाइंड द सोल्ड एमसीक्यूज फ्रॉम इल्मी और कारवान, यहाँ पे अवेलेबल है। आपने सर्च नहीं किया सही तरीके से। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सैफुल्ला, कैन यू हियर मी? जी थिंक यू कैन सर, नॉट। मेरा जी। क्वेश्चन है कि आपने बताया कि साइंसेस के पोर्शन के लिए पहले कुछ पेजेस छोड़ दें और फिर बाद में एबिलिटी स्टार्ट कर दें, तो सर हम स्टार्ट ही एबिलिटी के पोर्शन से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मुझे किसी ने कहा था कि आप जो है ना वो उसी पैटर्न को फॉलो करें। तो हमारे बड़े वो होती है ना इनसिक्योरिटीज के, क्या करें, इनडिसिसिव जी। हो जाते हैं। तो मैंने उस सिचुएशन में कहा है कि आप पहले छोड़ भी सकते हैं, और अगर किसी ने पहले एबिलिटी करना है तो एक ये भी तरीका निकाला जा सकता है। और सर जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस लिखे होते हैं क्वेश्चन पेपर पे, उस ऑर्डर को फॉलो करना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा फातिमा, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर आप मुझे अभी एग्जाम में जो आने वाले ऐसे की थीम्स कुछ बता सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स जो भी लाजमी हमारे प्रिपेयर होनी चाहिए? कल मैं बताऊंगा ऐसे वाले वर्कशॉप मैंने कल, मैं फिर कुछ वर्किंग करके आपको शेयर करूंगा चीजें। ओके सर, ओके। ओके सर, बस मेरा यही सवाल था। ठीक है जी। आई थिंक आप सबके लिए आज का जो सेशन है कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा, इसमें जो आप लोग पार्क फेयर वालों का कल या परसों तक मैं आपको चेक करके भेज दूंगा। आपका जो फर्स्ट मॉक था और सेकंड मॉक आपका ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं कब लेना है। इट विल बी ऑन द नेक्स्ट वीकेंड, ताकि आपको एक टाइम मिल जाए पूरा सिलेबस तैयार करने का। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल from my side, and I cannot increase the deadline for the first mock submission. You have already given enough time, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा फिर आप जाके स्पेशल अपने मॉक्स दें जो आप दे रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं फेवर नहीं दे सकता। मतलब पहले बता के भी आप आगे एक्सटेंशन की बात करें तो इट मीन्स के देर इज समथिंग इशू आपके एंड पे जो जिससे आप मैनेज नहीं कर पा रहे। So that is all from my side. Thank you. We'll have essay workshop tomorrow जिसमें काफ़ी चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगा। वो भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। It will be on the same time 9 PM. So best wishes. Allah Hafiz. Thank you.